हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की, जिसको हम लोग मातृत्व लाभ अधिनियम भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो अधिनियम है, ये जो महिलाएं होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान और उनकी जो डिलीवरी होती है आफ्टर प्रसव, उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स, क्या-क्या स्वास्थ्य से संबंधित, है ना, उनके रोजगार से संबंधित और बच्चों और महिलाओं के कल्याण से संबंधित जो भी लाभ दिए जाते हैं और जो नियम बनाए गए हैं, वो इस एक्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक? दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के बैकग्राउंड की, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए बैकग्राउंड जरूर समझ लीजिए ताकि एक्ट पूरा माइंड में बैठ जाए। इसके पहले का जो घटनाक्रम है, दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति का दौर नहीं शुरू हुआ था, उसके पहले जो भी अर्थव्यवस्था थी वो गांव के स्तर पर थी। लोग अपने मैक्सिमम लोग अपने पुश्तैनी कार्यों को ही कर रहे थे। तो चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, तो वो जिस कार्य में लगे हैं, वो उस कार्य को अपने घर के परिवार सहयोग को या जहाँ वो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग करते थे, ठीक? और जब ऐसा समय आता था, कहते हैं ना डिलीवरी टाइम आता था, और जब डिलीवरी हो जाती थी, उस दौरान ही वो खाली अवकाश पे रहते थे। उसके बाद जब डिलीवरी हो गई, उसके बाद फिर से वो जॉइन कर लेते थे और उसी कार्यों में लग जाते थे। और उस दौरान दोस्तों कोई भी संस्थागत मदद नहीं होती थी, या राज्य के द्वारा या किसी संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि ऐसा कोई रूल भी नहीं था। और जब सुविधाएं और स्वास्थ्य पे देखभाल इतनी नहीं मिल पाती थी, तो इसका जो परिणाम ये हुआ कि जो मैटरनिटी रेट के बाद में जो बच्चों का शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर है, वो काफ़ी बढ़ने लगा। क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति को, कहते हैं ना, बच्चों को, महिलाओं को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, तो कहते हैं ना, इसका सीधा असर उनके शारीरिक विकास पर पड़ेगा। और जब स्वास्थ्य पे अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगा, तो इससे मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होने लगा। ठीक? दोस्तों, इसी तरह जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो औद्योगिकरण में भी यही हुआ कि सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं, बच्चों का हुआ। और क्योंकि उसमें कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं था, ना ही कार्य के घंटे तय थे, ना ही कार्य की दशाएँ तय थी, लेकिन धीरे-धीरे माँग उठने लगी थी। और इसी को देखते हुए दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और वर्साई की संधि होती है, और जिसमें आईएलओ का गठन होता है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों, जब आईएलओ का गठन हो जाता है 1919 में, तो उसमें जो कन्वेंशन होता है, उसमें मातृत्व लाभ को बनाते हुए एक कन्वेंशन जारी किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि कम से कम 12 वीक्स का अवकाश मिले, ठीक? कुछ नगद लाभ मिले उनको, प्लस उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। दोस्तों, ये जो सबसे पहले आईएलओ ने इस बात को उठाया, फिर जिन भी देशों ने इसको हाँ हामी भरी थी, उन्होंने अपने यहाँ अपने समय-समय पर इसको लागू भी किया। जैसे भारत ने 1961 में अपने यहाँ मातृत्व लाभ अधिनियम बनाया, ठीक? और समय के साथ-साथ और चीज़ें बदलती चली गईं। जैसे हम देखते हैं पूरे विश्व में, जैसे 1911 में, कहते हैं ना, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में नेशनल इंश्योरेंस एक्ट था, जिसमें कुछ अंश देने के बाद आपको ये सब बेनिफिट मिलते थे। उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई बेसिक लॉ नहीं था। उनके यहाँ एक फैमिली लीव का था, आप ले सकते हैं, बट ऐसा कोई उनको अलग से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा नकद के रूप में, ठीक? लेकिन हम और भी जगह देखते हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक? इसके अलावा अलग से एक जर्मनी, इन 4 देशों में हम देखते हैं कि उसमें इन चीज़ों को और एक स्टेप आगे जाके बेनिफिट दिया गया। कैसे? महिलाओं को तो दिया ही जा रहा है, बट अब समय के साथ-साथ पुरुषों को भी कॉमन रूप से छुट्टियाँ दी जा रही हैं, ताकि दोनों लोग जेंडर इक्वलिटी पर ध्यान रखते हुए बच्चों के विकास पर ध्यान दे सकें। और समय के साथ-साथ दोस्तों, इसमें और बेनिफिट ऐड होते जा रहे हैं। हम बात करें भारत में, तो भारत में भी दोस्तों 2017 में जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के तहत दोस्तों, यहाँ भी क्या हुआ कि अब जो अवकाश मिलता है वो 26 वीक का मिलता है प्रथम 2 बच्चों पर, ठीक? उसके बाद ये चीज़ें नियम के साथ बदलती जाती हैं। प्लस ये हुआ कि जहाँ 50 से अधिक लोग कार्य करेंगे, वहाँ क्रेच की व्यवस्था होगी, ताकि महिलाएँ समय निकाल कर अपने बच्चों के पास जा सकें, उनका ध्यान रख सकें, ठीक? तो दोस्तों, ये पूरी एक ब्रीफ है। इसके बाद हम इसको माइंड मैप से समझते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों, माइंड मैप से अब हम एक्ट के ब्रीफ को समझ लेते हैं, ताकि ओवरऑल इस एक्ट में क्या-क्या है, फिर हम लोग थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस माइंड मैप में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक? जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में कह रहा है फुल्ली पेड लीव्स ड्यूरिंग एब्सेंस, ठीक? मतलब अब आप अगर इस पीरियड में घर पे रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है? जो आपको छुट्टी मिल रही है उसमें आपको
पेड होगी वो छुट्टियां, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कि ये एक्ट वहां लगेगा जहां 10 से अधिक एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों ये एक्ट जो भी इसमें लिस्टेड कंपनियां होती हैं या जिस तरह के उद्योग इसमें लिस्टेड है उस पे लागू होता है कि 10 से ऊपर वहां कार्यरत लोगों पर ये एक्ट लगेगा, ठीक है। दूसरा इसमें चीज है कि प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग मैटरनिटी, मतलब इसमें ये कि अगर आप इस पीरियड में छुट्टी पे रहते हैं या घर पे हैं और उस बीच में आपकी नौकरी जाने का चांस नहीं होगा, ये आपको इस चीज से सुरक्षा देती है। तो मतलब आप समझे, ये आपको 3 मेजर सुरक्षा दे रही है। पहली चीज कि आपको एक कैश बेनिफिट दे रही है, दूसरी चीज आपको छुट्टी दे रही है, ठीक, और तीसरी चीज कि आपकी जो रोजगार है वो नहीं छिन रहा है आपसे, ठीक है। दूसरा दोस्तों अब हम लोग एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी दोस्तों ये है कि जहां भी 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं वहां ये लगेगा। और दूसरी चीज दोस्तों कि जो इसका एग्जेम्पशन है वो कहाँ है, जहां पे ईएसआईसी है ना, ईएसआईसी जिस एक जगह लगता है वहां पे ये एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ईएसआईसी एक्ट में ऑलरेडी ये चीज कवर होती है, बट ईएसआईसी एक्ट भी हर जिले में नहीं लगता, हर जगह नहीं लगता। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है कि जहां वो नहीं लगेगा वहां ये लग जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, ठीक, इन सब जगह पे ये लगेगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी, अब हम तीसरे पॉइंट पे देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए साफ कह रहा है कि उस व्यक्ति को 12 महीने में, अपनी मैटरनिटी पीरियड के 12 महीने में कम से कम 80 से अधिक दिनों का काम वहां पे करना चाहिए। मतलब वो 80 से अधिक दिनों पर वहां पे रोजगार पे हो, ऐसा ना हो कि उसने ज्वाइन किया और तुरंत वो मैटरनिटी लीव पे ले ले, ठीक है। अब दोस्तों मेन चीज देखते हैं कि इसमें और जो मेजर इसमें वो हुए चेंजेस हुए उसको देख लेते हैं, ठीक है। मेजर चेंजेस, जो चेंजेस हुए दोस्तों वो 2017 में कौन कौन से हुए हैं। जैसा आपको पता है कि समय के साथ इस एक्ट में बदलाव होते जा रहे हैं और आगे और भी होते रहेंगे। जो दोस्तों जो मेन बदलाव हुआ है ये हुआ है कि अब एडॉप्टिंग चाइल्ड पे भी 12 वीक की छुट्टी रहेगी, ठीक। दूसरी चीज कि जो भी लीव है वो 26 सप्ताह की रहेगी मैटरनिटी पीरियड में, पहले 2 बेबी पे, ठीक। और एडॉप्टिंग पे 12 वीक की है, ठीक। उसके बाद दोस्तों में मेन चीज है कि 50 से अधिक लोग जहां कार्यरत होंगे वहां पे क्रैच फैसिलिटी होगी। क्रैच फैसिलिटी का मतलब कि जहां पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। वहां पे कोई केयर टेकर होगा जो बच्चों का ध्यान रखेगा उस पीरियड में, उस जगह पे उनकी माँ भी उनसे मिल सकती है, उनके पोषण का ध्यान रख सकती है, प्लस बच्चों के लिए वहां पे स्पेशल सुविधाएं भी होंगी ताकि वो बच्चे खेले भी, आराम भी करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो क्रैच में फैसिलिटी का उसको देख लेते हैं। क्रैच फैसिलिटी की जो टाइमिंग होगी वो 8 से 10 घंटे की ऑपरेशनल टाइम होगी, ठीक। इसमें 6 साल से कम के बच्चे रहेंगे, ठीक। ये जो क्रैच होगा ये ऑफिस से 500 मीटर के दायरे में होगा, ठीक। इसमें जो मिनिमम स्पेस, सेफ्टी एंड ट्रेन वर्कर, ये इसमें पूरा है कि ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि भैया कि इतनी फिक्स स्पेस है, इतनी तो हो, सेफ्टी हो और जो वर्कर्स हैं वो ट्रेंड हो, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन पे ये दोस्तों कि इसमें नीड फॉर गवर्नमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम सपोर्ट, इसमें उन्होंने कंक्लूजन में ये बताया हुआ है कि जो भी सरकार स्कीम चला रही है उसमें और भी समय समय पर जो भी और भी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसको और भी सुधार होना जरूरी है ताकि वो धीरे धीरे समय के साथ डिमांड होती रहे। जैसा हम लोगों ने देखा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में माता पिता दोनों को छुट्टी दी जाती है कंबाइंड रूप से, सेम ये प्रावधान समय के साथ साथ आप देखिएगा आगे भारत में भी लागू होगा, लेकिन वर्तमान में ये पूरे माइंड मैप है। अब हम लोग थ्योरी से इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों।